नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार में चुनावी रण शुरू होने से पहले ही सियासी पारा अपने चरम पर है। एक तरफ अमित शाह का दौरा, जानकी मंदिर की आधारशिला, नीतीश कुमार की मौजूदगी और पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा, यानी एनडीए का खेमा हर कदम पर जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की रणनीति सवालों के घेरे में है। ना एजेंडा साफ है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। ऐसे में एक तरफ सदी हुई तैयारी है तो दूसरी ओर है सियासी बिखराव। बिहार की सियासत गर्म है और इसी सियासी आग में पक रही है अगली सरकार की कहानी। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में उथल पुथल। जी हाँ, बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी बयार से सराबोर है। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। पोस्टर पॉलिटिक्स हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं के बीच जनता की नब्ज पर पकड़ बनाने की होड़ मची हुई है। केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन बिहार में अपने आप को मजबूती से स्थापित करने के लिए अब लगातार नए नए दांव खेल रहा है। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विकास को एक सूत्र में पिरोकर वह न केवल अपनी पकड़ को और मजबूत बना रहा है, बल्कि विपक्षी खेमे को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी क्रम में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा काफी अहम रहा, जहां उन्होंने सीतामढ़ी के पवित्र पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। ये सिर्फ एक धार्मिक परियोजना नहीं थी, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और जनभावनाओं को सीधा सपाट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि परंपरा की और संस्कृति की बातें भी उतनी ही गंभीरता से करता है। अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि माता सीता आदर्श बेटी, पत्नी और राजमाता थी और मिथिला क्षेत्र भारत का रत्न है। ये बयान न केवल एक श्रद्धांजलि था, बल्कि एक संदेश था उस जन समूह को जो अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आज भी गर्व करता है। इस मंदिर परियोजना के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है और इसे बनाने की जिम्मेदारी राम मंदिर के आर्किटेक्ट को भी दी गई है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक गेम चेंजर दाव है, जिसकी सीधे सीधे उस क्षेत्र को साधता है जिसे अब तक चुनावी पटल पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। इससे पहले भी एनडीए ने वहां के लोगों के लिए काफी काम किए, जहां एक और एनडीए आस्था और विकास का गठजोड़ लेकर मैदान में उतरा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो सबसे बड़े चेहरे उनके तेजस्वी यादव आरजेडी के अपने ही बयानों और कार्यों से उलझनों में फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम हाल ही में मतदाता सूची से जुड़े एक बड़े विवाद में सामने आया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं, और उन्होंने एक एपिक नंबर दिया। लेकिन ये दावा जल्द ही विवादों में तब्दील हो गया, जब पटना के निर्वाचन निबंधन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वह एपिक नंबर फर्जी है और तेजस्वी का नाम मतदाता सूची में पहले से ही दर्ज है। लेकिन एक दूसरे एपिक नंबर के तहत जांच में सामने आया कि 2015 और 2020 के चुनावों में तेजस्वी ने अपने शपथ पत्र में यही नंबर दर्ज किया था। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनके पास दूसरा एपिक नंबर कहां से आया, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो नंबर प्रस्तुत किया वो आया कहां से। निर्वाचन निबंधन अधिकारी ने तेजस्वी यादव को एक और बार नोटिस भेजा है। 16 अगस्त शाम 5 बजे तक फर्जी वोटर आईडी जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेजों का गलत उपयोग और फर्जीवाड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजद की साख को झटका दिया है और तेजस्वी की ईमानदारी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक गलती नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मामला प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की मूलभूत साख से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब एनडीए एक के बाद एक आयोजन और उद्घाटन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा प्रस्तावित है, तब दूसरी तरफ आरजेडी को इस गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के समांतर एनडीए गठबंधन का खेमा पहले से ही युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी हो, जेडीयू हो और हम पार्टी सभी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और एक एकीकृत रणनीति के तहत जनता के बीच अपनी पैठ बैठा रहे हैं। जानकी मंदिर जैसे आयोजन केवल भावनाओं को भुनाने का तरीका नहीं है,
बल्कि इसके माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि केंद्र की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और एनडीए केवल वादों की नहीं बल्कि काम की राजनीति कर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, वामपंथी दल शामिल है, इस संगठित एनडीए रणनीति का जवाब कैसे देगा। दूसरी ओर बात करें, महागठबंधन खुद भी अंदरूनी खींचतान का शिकार हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और राजद के बीच सामंजस्य की कमी और छोटे दलों की अनदेखी के चलते ये गठबंधन अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाया है। ऐसे में जब तेजस्वी जैसे शीर्ष नेता खुद कानूनी संकट में फंसे हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन की नैया फिलहाल मझधार में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय हैं, चाहे वे नागरिकता, अवैध घुसपैठ, जातीय जनगणना हो, विकास की बात हो। हर मोर्चे पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर सियासी मैदान में बढ़त ली है और अपनी तरफ से एक एक दाव, एक एक मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले फेंके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर के आयोजन में अपने भाषण के दौरान न केवल विपक्ष पर हमला बोला बल्कि स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने बिहार को बर्बाद किया। उन्होंने एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के सबसे पारदर्शी तरीकों में से एक है। ये टिप्पणी सीधे तौर पर विपक्ष के उस आरोप के जवाब में थी जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संदेह जताया गया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल अवैध प्रवासियों का समर्थन करते हैं और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों को हड़पने की साजिश करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि एनडीए सरकार न केवल बिहार को विकास की दिशा में ले जा रही है बल्कि राष्ट्रवाद और संस्कृति के संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। अगर हम चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो ये स्पष्ट होता जा रहा है कि एनडीए ने अपने कार्ड बड़ी चतुराई और रणनीतिक समझ के साथ खेले हैं। एक एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ वो मिथिला क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया जैसे शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के दौरों से जनता में उत्साह और विकास का संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके विपरीत आरजेडी और कांग्रेस की जोड़ी इस समय न केवल मतदाता सूचियों के विवाद में उलझी हुई है बल्कि मीडिया प्रबंधन, जनसंपर्क और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की कमी से भी जूझ रही है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगामी चुनावों में एनडीए को एक सदी हुई बढ़त मिलती दिख रही है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में धार्मिकता, जातीय समीकरण, विकास और भ्रष्टाचार ये चार सबसे अहम मुद्दे होते हैं। एनडीए फिलहाल चारों मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन खासकर भ्रष्टाचार और गुटबाजी के आरोपों से खुद को नहीं बचा पा रहा है। जंगलराज का दौर याद किया जा रहा है, जब जनता को ये दिखाई देता है कि एक पक्ष योजनाएं, उद्घाटन और नीतियों की बात कर रहा है और दूसरा पक्ष नोटिस, विवाद और फर्जी दस्तावेजों के घेरे में है, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव खुद ब खुद बनता है। ये सिर्फ राजनीतिक कथा नहीं बल्कि जनता की मनोविज्ञान से जुड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ एनडीए रणनीति तैयार कर रहा है। बिहार की चुनावी तस्वीर इस समय पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में झुकती दिख रही है। जानकी मंदिर की आधारशिला से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरों तक हर गतिविधि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगती है। ऐसे में अब राजद यानी कि महागठबंधन को भी जनता के सामने ठोस एजेंडा पेश करना होगा ताकि वो एक मजबूत विकल्प की तरह खड़ी हो सके एनडीए के सामने। बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक और एनडीए का खेमा पूरी तरह संगठित रणनीति, सांस्कृतिक भावनाओं के सहारे और विकास के वादों को जमीन पर उतारते हुए मजबूती से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन आत्ममंथन और अंतर विरोधों में उलझा हुआ नजर आता है। तेजस्वी यादव जैसे प्रमुख नेता जब खुद कानूनी विवादों में फंसते हैं और महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद साफ दिखते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जनता का विश्वास डगमगाता है। ऐसे में ये साफ होता जा रहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं बल्कि दृष्टिकोण, रणनीति और भरोसे की परीक्षा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।